हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आज साकेत वर्मा। सो आज हम लोग यहाँ वीडियो पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है नीट 2024 के क्वेश्चंस कौन से बुक से आए थे। इज इट अ सिंगल बुक या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उसमें अगर मैं 50 स्टूडेंट की बात करूँ तो 50 में 5-6 स्टूडेंट ही होते हैं जो फिजिक्स को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। बाकी लोगों के लिए वो एक बर्डन होता है, ठीक है, वो उसको अवॉइड ही करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कितना कम फिजिक्स पढ़ना पड़े। तो इसीलिए जो मिनिमम स्टडी करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप फिजिक्स को मिनिमम पढ़ के भी मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो। कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है वो नीट 2025 और उसके आगे आने वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट सेशन रखेंगे ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें ना लगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है नीट 2024 क्वेश्चन फ्रॉम दीज बुक्स, है ना, मतलब कि ये तो कंफर्म है कि एक से ज्यादा बुक आपको फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि वन बाय वन की हर एक क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ से आया था, ठीक है। बट उसके पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम साकेत वर्मा है, मैंने एमटेक किया है आईआईटी गुवाहाटी से, और मैंने डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक किए जिसमें AI EEE, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सारे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड हैं क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। जो मेरा एक्सपर्टीज है वो नीट, जेई और CUET के लिए फिजिक्स है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के, हो तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके नीट में आया हुआ था, और ये जो सेम क्वेश्चन है आपको दिख जाएगा आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का बुक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर अगर 14.15 पढ़े होते, मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होते, तो यहाँ पे देखो बस ये एंड गेट आपका यहाँ पे लगा हुआ था, है ना। एंड गेट के सामने आपने नॉर नॉट लगा दिया, मतलब नैंड गेट बन गया। यहाँ पे ये नॉर गेट का यूज किया हुआ है दोनों ही जगह पे, बस यही डिफरेंस है। तो अगर डेफिनेटली जब आप इस चैप्टर को पढ़े होते और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होते तो आपको आइडिया होता है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये देखो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आपका देखो एनसीईआरटी से ही आपको दिख रहा है एग्जैक्टली। इक्वेशन नंबर 11.8, 11.9, 11.10 अगर आप पढ़े होते तो देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आपको जो है वो क्वेश्चन मिला है ना। ये के वर्सेस यानी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ है, यहाँ पे आपको एनर्जी वर्सेस 1/लैम्डा स्क्वायर का ग्राफ आपको पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आप इसको अगेन सॉल्व किए होते तो आपको मालूम होता है कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। सिमिलरली ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। आप मार्क करके रख सकते हो कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए हैं। ये वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 6.1, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका देखो ये दिया हुआ था मैग्नेट, इसको अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉइल में कितना करंट होगा। यहाँ पे भी आपसे पूछा गया था इंड्यूस करंट, और आपको नीट में भी यही पूछा गया था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। तो देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये तीन स्पेरिकल शेल इज चार्ज, ठीक है। ये आपका स्पेरिकल शेल था जो कि चार्ज था, इसके लिए कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो ये भी आप एनसीईआरटी का ये दोनों इक्वेशन आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि इनसाइड द शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज इनसाइड द शेल, तो यहाँ से हमका कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया था, 0। तो अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के देखो चार क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया, चारों के चारों क्वेश्चन आपको कहां से दिख रहे हैं, एनसीईआरटी से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सो ये आपका देखो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सो ये आपका जो क्वेश्चन था मैग्नेट बार वाला, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट रखा हुआ था, है ना। यहाँ पे आपको ऑसिलेशन दिया हुआ था, आपको कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट भी दिया हुआ था और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो ये भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, अगर आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए होते तो आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से बन जाता, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट लगा है, चीजें पूछने का डिफरेंस है बट कॉन्सेप्ट सेम है। अगेन दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे भी देखो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी 3.11। देखो जो एनसीईआरटी है वो कुछ ओल्ड हो सकते हैं, कुछ न्यू हो सकते हैं, लेकिन सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 6, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ये भी देख रहे हो आप कि ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 14.5, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। इसमें भी आपको डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन ये सब पूछा था। यहां से अगर आप कंपेयर करोगे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किए होगे तो यहां से आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता, ठीक है।
अब आ जाओ आप ये वाला क्वेश्चन, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था सोलर सेल वाला। सोलर सेल का ग्राफ अगेन आपको यहाँ पे कहाँ पे मिल जाएगा, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये ग्राफ आपको एग्जैक्टली दिया हुआ है, जिसमें सोलर सेल का जो ग्राफ है वो कहाँ पे बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यानी कि ये वाला आंसर आपका करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी का रहेगा। तो ग्राफ आप यहाँ से सोलर सेल के जान गए, और डायोड का भी आपको ग्राफ बताइए, वो भी एनसीईआरटी में गिवन है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था। ठीक है, अब आ जाओ आप, ये एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, और एटम्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट, तो ये मैंने सॉल्यूशन के समय में डिस्कस किया है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैंने नीट 2024 के क्वेश्चंस को दो पार्ट में सॉल्व किया है, एक 11th के पार्ट के हिसाब से और एक 12th के हिसाब से। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप वाला वीडियो देख सकते हो, अगर आप 11th के हो तो दूसरा वीडियो आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का जो डिफरेंस है, दिस इज द न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, और ये है आपका एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ये है ओल्ड एनसीईआरटी। तो इस तरीके से आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब इसमें जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। और अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल, तो ब्रूस्टर एंगल से रिलेटेड बात जो है ये भी आपको एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर टॉपिक पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये पढ़ोगे, यहाँ पे ब्रूस्टर एंगल के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है इज टोटली पोलराइज्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द रिफ्लेक्टेड वेव इज टोटली पोलराइज्ड, जब वो कहाँ पे इंसिडेंट होता है, ब्रूस्टर एंगल से। तो यहाँ पे हम लोग के पास था द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है। सिमिलरली ये आपका मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 2001 का। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो 2 से 4, ठीक है, मतलब 4 से जाके 2 तक जब आपका इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा, एनर्जी जो लॉस होगी, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना था वेवलेंथ, है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर के, तो इसमें भी आपको बस 4 से 2, 3 से 2, 5 से 2, 6 से 2 बस कैलकुलेट करना था। कॉन्सेप्ट वही है जो आपका इस क्वेश्चन में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हो गया, ठीक है। ये देखो, ये वायर लेंथ जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करूंगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में देखना है तो आप पॉज करके उस क्वेश्चन को भी रीड करो, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस दिया हुआ है उसको भी आप रीड करो और देखो कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको अगर लग रहा है तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है 1 2 3 सीरीज में है, फिर यही 2 4 5 पैरेलल में है। तो यानी कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन समझे होगे, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व किए होते तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता, ठीक है। अब ये आ जाओ, ये देखो, ये वाला लाइट रे वाला एक जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, ये प्रिज्म से पास होने वाला है ना, ऑप्टिक्स का। यहाँ पे 30 डिग्री पे इंसिडेंट करा है। देखो, ये JEE मेन 2015 का क्वेश्चन है, जिसमें एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से इंसिडेंट करा था। इस क्वेश्चन में हमको 30 डिग्री दिया हुआ था, और बट जेई के क्वेश्चन में थीटा एंगल दिया था, और इसमें हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का वो म्यू दिया था। इसमें जनरलाइज फॉर्म में निकालना था, और यहाँ पे भी ये सेम एसी के थ्रू ही बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे भी ये एसी के थ्रू ही बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप रिफर कर सकते हो, या तो फिर आप ये एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, यहां से भी आप रिफर कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन नंबर 9.6 है, इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखोगे तो भी ये लगभग लगभग सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। तो मतलब बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जा चुका है, एक प्रीवियस ईयर JEE मेंस में, और दूसरा एनसीईआरटी में तो गिवन है ही, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देखो आप, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पीवाईक्यू की कैटेगरी में डालेंगे। यहाँ पे आपको देखो किस तरीके से दिया हुआ है कि कौन सा पार्टिकल यहाँ पे होना चाहिए, किस पार्टिकल का डीके होना चाहिए कि ये Z+1 हो जाए, एटॉमिक नंबर सेम रहे, फिर यहाँ से A-4 हो जाए और Z-1 हो जाए, फिर ये B आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें और क्या डीके होना चाहिए कि A-4 और Z-1 एज इट इज यहाँ पे रहे, कोई भी चेंज ना हो। तो ये रिएक्शन अगर आपने प्रीवियस ईयर में देखा है तो ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहां पे पोटेंशियल दिया हुआ था, डायपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली हमारे पास 2.15 में एक फॉर्मूला ये है, और जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था वो 2.16 है, जिसको हम बोले थे kp/r², ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या दिया था, 2 kp/r²। तो इसीलिए हमारा रीजन जो था वो इनकरेक्ट था और असर्शन करेक्ट था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कहां से आ गया, एनसीईआरटी से। देखो, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी बुक आपको रिफर करनी चाहिए। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक कंक्लूजन भी हम लास्ट में रखेंगे कि क्या आपको एक्चुअल में सॉल्व करना चाहिए,
ठीक है, ये देखो ये एम्स 2002 का क्वेश्चन है, तो यानी कि आप इसको भी क्या बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपका इस तरीके से अरेंज था। इसमें ये अगर आप इस क्वेश्चन को बनाए हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इसी तरीके से ही बनेगा, अल्टीमेटली जाके बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ आप ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, सारे के सारे स्टेटमेंट कि ये किस स्पीड से चलता है, इसका मोमेंटम क्या होता है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। ये पेज नंबर क्या है, 283, पेज नंबर 283 एनसीईआरटी। ये सारे स्टेटमेंट ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 5 जो स्टेटमेंट है वो सारे यही 5 स्टेटमेंट है, ठीक है। देन आप देख सकते हो ये वाला कोई क्वेश्चन है, तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट मैच नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप डिजिटल सर्किट वाला मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर आप पढ़े होगे तो आपसे ये भी बन जाएगा। अब इसमें आ जाओ, ये देखो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका आ जाएगा एच सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये जो बुक है कहां से आया ये क्वेश्चन, एच सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एच सी वर्मा बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उससे सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख लो, होल्ड द शीट देयर इफ द मेटल नॉन मैग्नेटिक, ये सब आपको दिया है, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, कंडक्टिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेटल इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, ए टू जेड, ए टू जेड ये चारों के चारों चीजें सेम टू सेम आपके कहां से है, एच सी वर्मा से, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। फोर्स नीडेड टू वर्ड बाय वर्ड आपका मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये आपका एसी का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। यहां से आपको ये क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 7.4 ए, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से मैंने 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बताए हैं, 2 या 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एक एचसी वर्मा है, ठीक है। 15 से ज्यादा इनफैक्ट आपका कहां से है, ये भी देखो एनसीईआरटी, टेलीस्कोप वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 9.13, एक्सरसाइज 9.13 फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट आ जाओ 22 में, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये देखो ये आपका सीपीएमटी 2001 का, यानी कि ये किस में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। देन आ जाओ 23, ये आपका कहां से आ गया, देखो ये है एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ पे आप पॉज कर करके देखते जाओगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, अगर ये वाला पैराग्राफ आप पूरा का पूरा पढ़े होगे तो आपको आइडिया रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन क्या होता है, कंडक्शन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। देन आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 24 में, ये एक आपका गैल्वेनोमीटर और बैलेंस ब्रिज वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बैलेंस सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह आपको इसको बैलेंस करने आना चाहिए था, है ना। तो ये बैलेंस कैसे होगा, इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, एक डायोड का कॉन्सेप्ट यूज करना है और एक बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है 3.62 3.63, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बैलेंस कैसे होता है, किस कंडीशन पे ये जो ब्रिज है वो बैलेंस कहलाएगा। और दूसरा, इसमें आपको डायोड का वर्किंग भी क्लियर होना चाहिए कि पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग क्या होता है, कब वो फॉरवर्ड बायस होता है और अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें रेजिस्टेंस आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब आ जाओ आप ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये आयरन बार वाला क्वेश्चन है, जिसमें जो दो मैग्नेटिक मतलब आयरन बार है उसको हम लोगों ने 60 डिग्री में मूव कर दिया था, बेंड कर दिया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो नीट 2014 में देखो यहाँ पे आ चुका है, ये जब दोनों मैग्नेटिक 60 डिग्री से, मैग्नेट जो है 60 डिग्री से बैंड है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट अगर आपका लगा है, अगर आप इस चीज को समझोगे, देखो इसमें भी डायपोल मोमेंट के से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व किए होते तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है, तो सेम फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देन ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यंग डबल स्लिट में व्हाइट लाइट से रिप्लेस होगा, तो देखो यहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल नंबर 10.4, ये भी कौन सी बुक से है, एनसीईआरटी से है। यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो लास्ट वाला, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। तो अगर आप ये एफ पार्ट पढ़े हो, ठीक है, इसमें सभी के आंसर्स भी दिए क्योंकि एग्जांपल है, तो अगर आपने एफ पार्ट पढ़ा है तो इसका आंसर भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। फिर ये भी आपके एनसीईआरटी का टेबल नंबर 5.3 है, जिसमें आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का और पैरामैग्नेटिक का, नॉन मैग्नेटिक के केस में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी टेबल के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वोल्टेज का डिवीजन किस तरीके से होता है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी के समरी में भी मिल जाएगा और उसके चैप्टर में भी मिल जाएगा। ये मैंने समरी से लिया हुआ है, तो समरी में यहाँ पे आपके पास वोल्टेज का रिलेशन भी है, करंट का रिलेशन भी है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर का केस है। आप इसको अगर पढ़े होते तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपसे इजीली बन जाता है। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में आ चुके हैं हम लोग,
और मुझे लगता है कि 24-25 क्वेश्चंस आपसे इजीली बन सकते थे अगर आपने एनसीईआरटी ही सिर्फ फॉलो किया होता तो भी। ठीक है, देन आ जाते हैं हम लोग ये वाला जो जिसको रोलिंग को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये आपका सिलेबस में मे भी नहीं है क्योंकि मेंशन नहीं था, लेकिन हम लोगों ने तो क्लास में किया हुआ था। ये भी आपका देखो एनसीईआरटी का 7.37 डायग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी आपको दिया है, यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी दिया है, और ये एंगुलर वेलोसिटी आपको ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है ये भी आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना, जहां पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में एकदम सेम टू सेम, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, यहाँ पे भी प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे 2 पी नॉट दिया है, यहाँ पे 100 300 दिया है, ये 100 400 है, ये वी नॉट और 3 वी नॉट है। सेम यहाँ पे भी वर्क डन पूछा है नीट में, और इस क्वेश्चन में भी आपसे वर्क डन ही पूछा गया है। ये भी आपका आइडियल गेस के लिए है, ये भी आइडियल गेस के लिए है। तो आप क्या कर सकते थे, अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व किया होता, और जो लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाए वो अगेन इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब आ जाओ आप टू बॉडीज, ये कोलिजन वाला जो इनलास्टिक कोलिजन है, ये भी आपको देखो एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन है। कहां से? फॉर्मूले से। कंप्लीटली इनइलास्टिक के केस में क्या फॉर्मूला लगता है? ये फॉर्मूला लगता है जो फाइनल वेलोसिटी होती है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू फर्स्ट की वेलोसिटी। ठीक है, जब सेकंड वाला रेस्ट पे है, तो ये आपका फॉर्मूला लग जाता है। डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अगर पुट करोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस पावर वाला जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे देखो आप इंस्टेंटेनियस पावर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज P इज इक्वल टू F इंटू एफ डॉट वी। ये दोनों वेक्टर है, तो F डॉट वी आपको क्या करना था, इसका V वेलोसिटी निकालना था, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया वेलोसिटी निकालना था, और आपके पास यहाँ पे फोर्स भी है, बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि सिंपली आपका आंसर आया था कितना 10 है ना। तो ये भी कहां से आपका देखो एनसीईआरटी का अगर 5.10 आप पढ़े होते तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी। ये वाला डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का अपेंडिक्स है। ठीक है, इस अपेंडिक्स में सारे, अब ये तो यूनिट डायमेंशन का है, आपको पता है कि सारे डायमेंशंस अगर आपको याद है, मतलब सभी के यूनिट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर आप बुक रिफर करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी बुक आ जाती है? एनसीईआरटी के पूरे अपेंडिक्स को अगर आप पढ़ लिए हो तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी है। अगेन ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ब्लॉक वाला, ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से अटैच थे, और ये कितना एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ए का बी पे या बी का ए पे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन था एनसीईआरटी 4.15। यहाँ पे भी टू बॉडीज 10 kg 20 kg दोनों एक दूसरे से अटैच हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस में टाइट टुगेदर बाय स्ट्रिंग। यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर दिया है, और इस एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक स्ट्रिंग के थ्रू किया है। अल्टीमेटली हमको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो ये भी आपका कहां से क्वेश्चन हो गया? एनसीईआरटी से हो गया। ये देखो ये वर्नियर कैलिपर्स का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका उड़ीसा नीट 2019, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहाँ पे n डिवीजन n-1, यहाँ पे n+1 और n एक एक आपका कम हो गया, यहाँ से एक बढ़ा दिया, इसको n से n+1 कर दिया, और इसको n-1 से n कर दिया, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, देन आ जाओ आप पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये देखो पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो अगेन ये एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ना, वर्ड टू वर्ड अगेन आपको यहाँ पे सेम मिल जाएगा। ठीक है, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन चेंजिंग, वही आपका कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चेंज होगा और दोनों चेंज नहीं होगा, जैसे ये वाला बोथ एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट लाइक। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम कहां से आया था? एचसी वर्मा से। नेक्स्ट आ जाओ 37, ए बॉब इज वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी आपका वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज आल्सो वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, 98 का है, बहुत ओल्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ लास्ट के 10 साल या 5 साल को ही रिफर करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आप पूरे आज तक जितने भी नीट के पेपर हुए हैं, है ना, 90 89 88 90 से जो भी जितने भी पेपर आपको पिछले साल कहीं तक भी मिले, आपको प्रैक्टिस ही तो करना है। क्या प्रॉब्लम है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको एसएल अरोरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डीसी पांडे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या सॉल्व करना है? सिर्फ और सिर्फ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पीछे तक आप सॉल्व कर सकते हो उतने पीछे तक आप सॉल्व कर लो, साथ में आपके क्लास में जितना कराया जाता है आप उतना कर लो, और उसके बाद आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर कर लो। इतना अगर आप कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कंफर्म बता रहा हूं। अगर आप इसको सिर्फ रटना नहीं है ना, आपने लाइन बाय लाइन चीजों को समझा है, अगर आपने फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई करना सीखा है, आपने प्रॉपर्ली प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली आपसे जो क्वेश्चन है वो 45 प्लस तक जा सकता है। हर साल नहीं हो सकता, और कभी कभी फिजिक्स के पेपर भी अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस साल का जो पेपर था वो तो काफी इतना इजी था कि आप देख सकते हो, आपको मैं सामने पूरे 50 क्वेश्चन आपके सामने लाके रख दिया, आपको दिख रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर से तो क्वेश्चन आपको बहुत ही कम दिख रहे हैं, गिनती के 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिखे जो कि प्रीवियस ईयर का है, वो भी बाहर के नहीं है, प्रीवियस ईयर का। अगर प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किए होते तो भी आपसे बन जाता, ठीक है। बस एससी वर्मा के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप एनसीईआरटी में पढ़ते तो भी बन जाता, ठीक है। बस मैं आपको बुक का रेफरेंस दिया कि एग्जैक्टली कहां से आया, ठीक है। सो टाइटली बाउंड 100 टर्न्स वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका सेम है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है अगेन, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, ये वाला क्वेश्चन है, और मैग्नेटिक मोमेंट इसमें सेकंड पार्ट है। आपको जो पूछा था एग्जाम में वो फर्स्ट पार्ट पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन। 39 मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट, तो ये देखो ये कहां से आया आपका, एनसीईआरटी पेज नंबर 192 या प्रीवियस ईयर 2002, इससे सिमिलर है ना, डेटा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे इजीली बन जाएंगे। यहाँ पे भी हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी आप वर्क डन निकालने के लिए क्या किए थे आप, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इक्वेट किए थे और उसका डिफरेंस ले लिए थे, है ना। यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थिन रॉड के केस में, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनसीईआरटी में आपको सभी स्टैंडर्ड, है ना, इसका दिया हुआ है कि किसके अबाउट रोटेट होगा तो कितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, तो एक बार के लिए ml² by 12 होता है ना, ये वाला चीज हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक। 41 में आ जाओ, F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी, ये देखो ये एम्स 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, एम्स 18 का क्वेश्चन है ये। तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, फंक्शन बस अलग है, थोड़ा रूट दिए दिया है, यहाँ पे अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी था, यहाँ पे रूट एक्स प्लस बीटा टी स्क्वायर, लगभग सेम क्वेश्चन। फिर यहाँ पे मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, देखो ये थर्मल स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का, ठीक है, अगेन ये कहां से है, एनसीईआरटी का 10.9, यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएगी, फॉर्मूला वगैरह जो इसमें रिक्वायर्ड है, या फिर आप इस एग्जाम्पल को भी रिफर कर सकते हो एनसीईआरटी, ये भी आप थ्योरी को देखोगे तो ये थ्योरी भी है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़े हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर 10 का, ये 8 का है, तो 8 में जो क्वेश्चन है उसमें इलोंगेशन पूछा था, इसमें भी आपके पास यहाँ पे इलोंगेशन वगैरह दिया हुआ है, और आपको कितना निकालना है, कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स आपको दिया हुआ था, तो कोई दूसरा पैरामीटर गिवन है और इलोंगेशन पूछ लिया एनसीईआरटी में, उसमें उल्टा इलोंगेशन दे दिया, तो आपसे क्या पूछ लिया, फोर्स पूछ लिया, इसीलिए ये दोनों मैंने आपको रेफरेंस पे दिया हुआ है। ये ग्राफ देख लो आप, ठीक है, ये ग्राफ आप देख रहे हो, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको दिख रहा है, देखो ये एनसीईआरटी का, मेरे पीछे आपको एक डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो ये एनसीईआरटी का 3.7, एक सेकंड के लिए मैं अपने आपको हाइड कर लेता हूं, ठीक है, तो ये देखो ये आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ही आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है, तो यही चीज आपको कहां पे दिया था, एनसीईआरटी 3.7 और 3.8 में, ठीक है। पैराबोलिक कर्व है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, और ये जो स्लोप यहाँ पे निगेटिव जा रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो ये सारी चीजें अगर एनसीईआरटी का 3.7 और 3.8 फिगर जो कि एक एग्जांपल के फॉर्म में दिया है, अगर आप इसको पढ़ते तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन भी आपसे बनता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप बोल सकते हो थोड़ा सा हटके, इसलिए वैसे तो है एनसीईआरटी में भी ये वाला इस टाइप का, बट ये आपका जेडबलई मेंस 2023 का है, तो अभी हम लोग बहुत जल्दी कंक्लूड करने वाले हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए सो दैट आप फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो जेडबलई मेंस 2023, ये ग्राफ एग्जैक्टली बहुत सारे लोग शायद नहीं बनाए होंगे इसको, क्योंकि ये वाला चैप्टर जनरली पढ़ने में लोग घबराते हैं, है ना, तो ये एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का डायरेक्टली फिगर नंबर 12.3 है, सेम टू सेम ग्राफ आपका दिया है, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, यही इसका आंसर भी था और यही आपका इस ग्राफ में भी मेंशन है, ठीक है। 46 में देखो ये वाला सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इक्वेशन नंबर 13.25 आप रिफर कर सकते हो, या तो प्रीवियस ईयर का 1999 का पेपर अगर सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपका पेंडुलम से रिलेटेड लेंथ इंक्रीज करने पे क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पे जो रिलेशन है कि किस तरीके से ये लेंथ पे डिपेंड करता है ये आपको मिल जाएगा।
फिर प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नीट 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप रेफर करते तो यहां से भी आपको मिल जाता, या फिर आप इसमें एनसीईआरटी की ये सारे लाइंस को अगर आप पढ़े होते जो कि चैप्टर नंबर 8, 8.9, 8.8 का इक्वेशन है, यहां से आपको सारी चीजें मिल जाती। इसमें जो भी लाइंस लिखी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर 8.9 के अंदर आपको सारी चीजें गिवन है। फिर आ जाओ आप, ये 1/10 ऑफ द प्लैनेट जो मास चेंज हुआ है उसका, है ना, रेडियस चेंज हुआ, तो ये किस में चेंज होगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वाला जो इक्वेशन हमने यूज किया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। इसी को आपको प्लैनेट और अर्थ के बीच में रिलेटिव कैलकुलेट करना। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन दैट इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है 7.12। अब ये 49 ये भी इलॉन्गेशन से रिलेटेड है, जो मैंने आपको रिफर किया था पिछले वाले थर्मल एक्सपांशन वाले में, उसी को आप फिर से ले सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको रिफर किया था इसके पहले, ये वाला, ये इलॉन्गेशन वाला, तो ये सेम चीज आप उसको रिफर कर सकते हो, वहीं पे आएगा, इसलिए मैंने डबल नहीं पुट किया है इसको। और ये वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट मैच कहीं नहीं दिखा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में जो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। ये भी आपको एनसीईआरटी में इसके कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एग्जैक्ट मेरे को कुछ इक्वेशन या पेज नहीं मिला तो मैंने इसको नहीं पुट किया है, जानबूझ के नहीं पुट किया है। ठीक है, ताकि कुछ तो भी होना चाहिए जिसको आपको लगे कि नहीं यार कुछ तो है जो अभी भी अननोन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपका एनसीईआरटी से ही है, बस मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ढूंढ के पुट किया है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है मेरे भाई? कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के साथ आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जेडबलई के प्रीवियस ईयर, जेडबलई मेंस के, बस अगर आप यहां तक जा सकते हो, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन, है ना, आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पहले तो आपको, सॉरी, ठीक है, यस, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कर लेना है, उसके बाद पूरे एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लेना है, और फिर आपकी क्लास में जो करा रहे होंगे वो तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको और प्रैक्टिस के लिए बुक्स चाहिए या मटेरियल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, जेडबलई मेंस के क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो ज्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, जो ज्यादा लेंदी नहीं, आपको देख के समझ में आ जाएगा, लगेगा कि बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन है, आप उसको छोड़ सकते हो, उसके एक बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ये तो लास्ट प्रेफरेंस है। ठीक है, अगर कोई फिजिक्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना चाहता है, यानी कि जो स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 जो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये थर्ड बुक है। अदरवाइज आपके पास, आप एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम्पलर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां तक आप पीछे जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो, और आप अपने बाकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, आप जहां भी ज्वाइन किए हो वह सब टेस्ट वगैरह आप रेगुलर देते रहो, आपको फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और भी हम बात करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स भी आपके एनसीईआरटी से ही हैं, तो आपको थ्रू आउट, चाहे आप बायो पढ़ रहे हो चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी आपको पूरा का पूरा फॉलो करना ही है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो चाहते थे कि हम मिनिमम स्टडी करें, तो उनके लिए यही सजेशन है कि आप एनसीईआरटी पहले पूरा कर लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और एफर्ट डालना है तब आप कुछ करो, नहीं तो इतना भी पढ़ के जाओगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देगा फिजिक्स पढ़ने के लिए, जो आपको डर रहता है कि हमारा जो इंटरेस्ट नहीं आता फिजिक्स पढ़ने में। आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको ये लगेगा कि नहीं, फिजिक्स हमसे भी हो सकता है। तो हर टाइप के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चाहे टॉपर हो, चाहे जिसको फिजिक्स पढ़ने में स्ट्रगल हो, और वो ये सोच रहा है कि मैं क्या ऐसा पढ़ लूं जिससे मेरे को फिजिक्स भी नीट में इजिली सॉल्व हो जाए, जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट को कर लेता हूँ। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, बिकॉज ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ सेशन है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत। बाय बाय।